नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। विदेश जाने के लिए बेटे ने अपने बूढ़े माँ बाप का सब कुछ छीन कर घर से बेघर कर दिया। तो पिता के दोस्त ने किया कुछ ऐसा कि प्रकाश जी और उनकी पत्नी शहर के एक कॉलोनी में रहते थे। उनका एक बेटा जो पढ़ने में होशियार था, वह हर क्लास में फर्स्ट आता था। प्रकाश जी और उनकी पत्नी कमला जी अपने बेटे पर फूले नहीं समाते थे। प्रकाश जी अपने दोस्त से बात करते हुए अपने बेटे के बारे में बताते हैं कि वर्मा जी, मेरा बेटा रोहित पढ़ाई में शुरू से ही होशियार था। मेरा बेटा हर कक्षा में प्रथम श्रेणी से पास होता था और हर साल स्कॉलरशिप लेता था। उसकी पढ़ाई में लगन को देखते हुए ही तो मैंने उसका दाखिला बीकॉम में कराया था। मुझे मालूम था कि एक दिन जरूर कामयाब होगा और देखो, यूनिवर्सिटी में टॉप करके उसने मेरे भरोसों को खूब ही कायम रखा। तभी अपने बेटे को आता देख, अच्छा वर्मा जी, मैं फोन रखता हूं, कहते हुए प्रकाश जी ने फोन रखा और अपने बेटे को गले लगा लिया। बेटा, तूने तो मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। सुबह से बधाई देने वालों के फोन आ रहे हैं। सामने खड़े रोहित की मां इस दृश्य को देखकर मोहित हो रही थी। इतने में रोहित ने कहा, मां, पिताजी, मुझे आप दोनों को एक बात बतानी है। हाँ बोलो बेटा, क्या बात है? पिताजी, आपको तो पता ही है कि आज के समय में कोई अच्छी नौकरी मिलना कितना मुश्किल काम हो गया है। रोहित ने कहा, लेकिन बेटा, तुम्हें चिंता करने की क्या जरूरत है? अभी तो तुम्हारी पढ़ाई खत्म हुई है, तुम्हें बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी, चिंता मत करो। प्रेम शंकर जी ने कहा, नहीं पिताजी, वो मैं कह रहा था कि मुझे एक बहुत बड़ी विदेशी कंपनी से लंदन में नौकरी करने का ऑफर मिला है। रोहित ने कहा। लंदन का नाम सुनकर मानो दोनों माता पिता कुछ पल के लिए खामोश रह गए और खुद को संभालते हुए बोले, लेकिन बेटा, लंदन में नौकरी करने की क्या जरूरत है? तुम्हें तो यहां पर भी बहुत अच्छी नौकरी मिल सकती है। रोहित गुस्से से बोला, केवल इसलिए ही मैं आपको ये बात बताने से डर रहा था। मुझे पता था कि आप लोग यही नाटक शुरू कर देंगे। आप मुझे जाने से रोकेंगे। आप जानते हैं कि बहुत पहले से मेरा विदेश में नौकरी करने का सपना है और आज जब ये सपना हकीकत में बदलने जा रहा है तो मैं ये मौका गंवाना नहीं चाहता। रोहित की बातें सुनकर उनके मां और पिताजी दोनों की आंखों में एक अजीब सा दुख उभर आया। उन्हें लगा मानो समय थम गया हो। वो दोनों खामोश रहकर एक दूसरे को देखे जा रहे थे, जबकि रोहित अपनी बात कहकर अपने कमरे में जा चुका था। उस दिन रोहित की मां और पिताजी दोनों चिंता में डूबे रहे। वे दोनों रोहित के बचपन को याद करने लगे। रोहित के पैदा होने से लेकर आज तक की सारी यादें उनकी आंखों के सामने किसी फिल्म की तरह दिखाई दे रही थी। रोहित की मां कहने लगी, बचपन में तो रोहित मुझे अपनी आंखों से जरा भी दूर नहीं होने देता था और यदि मैं उसे नहीं दिखती थी तो पूरा घर सिर पर उठा लेता था। और जैसे ही आप नौकरी से लौटकर आते थे तो कैसे दौड़ता हुआ आकर आपकी टांगों से लिपट जाता था। पिताजी भी वह सब बातों को याद करके भावुक हो गए और कहने लगे, वह दिन थे और आज का दिन जब हमारा वही रोहित हमें छोड़कर विदेश जाने के बारे में सोच रहा है।
हमारे इकलौते बेटे ने एक बार भी नहीं सोचा कि उसके बूढ़े माँ बाप का क्या होगा, उन्हें कौन संभालेगा। क्या औलाद इतनी भी स्वार्थी हो सकती है? ऐसी ही चिंताओं से घिरे हुए दोनों रात भर करवटें बदलते रहे और रात भर सो न सके। सुबह जब वे अपने कमरे में बाहर आए तो देखा रोहित तैयार होकर जूते पहन रहा था। इससे पहले कि वो रोहित से कुछ पूछते, वह एक बैग में अपने कपड़े रखने लगा। ये सब देखकर रोहित की मां ने रोंदे स्वर में पूछा, बेटा कहीं जाने की तैयारी है? तो रोहित बोला, हाँ मां, मैं पासपोर्ट बनवाने के लिए मुंबई जा रहा हूं। मेरा दोस्त है ना राज, उसके पिताजी पासपोर्ट ऑफिस में ही काम करते हैं। मेरी उससे बात हो गई है। जब तक अपॉइंटमेंट लेकर आएगा तब तक मैं यहाँ काम निपटा लेता हूँ। उसी बहाने कुछ दिन में अपने दोस्त के साथ मुंबई भी घूम लूंगा। रोहित की बात सुनकर उसकी माँ उसके लिए चाय नाश्ता लेने के लिए रसोई में गई तो उसके पिताजी ने बड़े प्यार से उससे पूछा, बेटे एक बात बताओ, क्या विदेश जाना इतना जरूरी है? तो रोहित बोला, पिताजी इसमें हर्ज ही क्या है? जितना पैसा मुझे विदेश की नौकरी में मिलेगा उतना तो मैं यहाँ कभी नहीं कमा सकता। लेकिन बेटा, जिंदगी में पैसा ही तो सब कुछ नहीं होता। प्रकाश जी फिर से बोली तो रोहित ने साफ शब्दों में कह दिया कि पिताजी, मैं जिंदगी भर इस छोटे से घर में नहीं रह सकता। आप क्या चाहते हैं, मैं अपने सपनों को पूरा ना करूं और आपकी तरह ही छोटी मोटी नौकरी करके जीवन को ढोता रहूं? इतना कहकर बिना नाश्ता किए वह अपना बैग उठाकर चला गया और प्रकाश जी अपने बेटे की बातें सुनकर जैसे पत्थर बने रह गए। कुछ घंटों के सफर तय करके रोहित मुंबई पहुंचा तो उसका मित्र राज उसके इंतजार में वहां पहले से ही मौजूद था। दोनों दोस्त एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुए। राज उसे कार से अपने घर ले गया। राज का घर काफी बड़ा था जिसमें वह अपने माता पिता और भाई भाभी के साथ रहता था। राज ने अपने दोस्त रोहित का परिचय अपने घर वालों से कराया। राज ने अपने पिता को बताया कि रोहित विदेश जाना चाहता है, इसलिए वे पासपोर्ट बनवाने के लिए मुंबई आया है। राज के पिताजी को यह बात शायद कुछ पसंद नहीं आई। उन्होंने रोहित से कहा, बेटा, तुम अपने माता पिता के इकलौते बेटे हो तो तुम्हें यहीं रहकर उन्हें संभालना चाहिए। तो रोहित ने कहा, अंकल जी, मेरे माता पिता ने बहुत संघर्ष करके अपना जीवन बिताया है, इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं विदेश जाकर अच्छे पैसे कमाऊं जिससे कि मैं उन्हें सुख भरी जिंदगी दे सकूं। सभी ने एक साथ बैठकर चाय नाश्ता करने के बाद राज उसे अपने घर में बने गेस्ट रूम में ले गया। काफी देर तक दोनों मित्र बैठकर इधर उधर की बातें कर रहे थे और हंसी मजाक करते रहे। गेस्ट रूम के सामने एक कमरा बना हुआ था जहां से रह रहकर खांसने की आवाज आ रही थी। बात करते करते राज भी बीच बीच में उस कमरे में आ जा रहा था। जब राज कुछ काम के लिए घर से बाहर गया तो रोहित ने उठकर कमरे में झांका तो देखा वहां एक बूढ़े दादाजी जोर जोर से खांस रहे थे। रोहित उनके पास गया और अपने हाथ से सहारा देते हुए उन्हें सीधा बिठाया। थोड़ी देर उनकी कमर पर हाथ फेरा और एक गिलास में पानी भरकर उन्हें दिया। उन्होंने कांपते हाथों से उस ग्लास को पकड़ा, फिर 2-4 घूंट पानी पीकर रोहित को वापस दे दिया। अब तक उनकी खांसी भी बंद हो चुकी थी।
रोहित ने गिलास रखकर उन्हें वापस बिस्तर पर लिटाया, जहां एक और वो राहत महसूस कर रहे थे, तो दूसरी ओर रोहित को प्रश्न भरी नजरों से देखे जा रहे थे। रोहित उनकी नजरों में छिपे प्रश्न को तुरंत समझ गया और बोला, जी मैं राज का दोस्त हूं, आज ही मुंबई आया हूं। तो बूढ़े दादाजी ने यह बात सुनकर उसे आशीर्वाद देने के लिए अपना हाथ उठाया और अपना कांपता हाथ उनके सिर पर रखा। रोहित को उनकी हालत देखकर काफी अफसोस हो रहा था। थोड़ी देर तक रोहित उनके पास रुका, कुर्सी पर बैठा रहा। थोड़ी देर में राज के पिताजी अंदर आए और रोहित का हालचाल जानने लगे, पर दादाजी को दवाएं देते हुए कहने लगे, आप कैसे हो? कि पिताजी खांसी में कुछ आराम आया? तो बूढ़े दादाजी ने हाँ में सिर हिला दिया। अगले दिन रोहित अपने दोस्त राज के साथ पासपोर्ट बनवाने के लिए निकला। दोपहर के दोनों ने रेस्टोरेंट में खाना खाया और खूब मौज मस्ती की। शाम को जब दोनों घर लौटे तो रोहित ने देखा कि राज का पूरा परिवार दादाजी के कमरे में मौजूद था। राज के माता पिता पास में रखी चारपाई पर बैठे थे। भाभी उन्हें फल काट कर खिला रही थी और भैया उनकी टांगे दबा रहे थे। घर पहुंचते ही राज भी उनका हालचाल जानने के लिए चला गया। अपने दोस्त के पूरे परिवार का प्रेम और अपनापन देखकर रोहित बहुत प्रभावित हुआ। वह गर्व महसूस कर रहा था कि उसे इतने अच्छे लोगों के बीच रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथ ही साथ वह यह देखकर हैरान था कि आजकल के परिवारों में इतनी एकता देखने को मिलती है। रोहित समय निकालकर दादा और उनके परिवार के पास बैठ जाया करता था और दादाजी की कुछ मदद कर दिया करता था, जैसे पानी पिलाना या उठकर बैठने में मदद करना। रोहित को भी बूढ़े दादा के साथ अच्छा खासा लगाव हो गया था और दादाजी का चेहरा भी उसे देखकर खिल उठता था। अपने दोस्त के घर आए हुए रोहित को आज 4 दिन हो चुके थे। आज सुबह जब रोहित सोकर उठा तो देखा कि सामने बूढ़े बाबा के कमरे में घर के सभी सदस्यों के अलावा डॉक्टर साहब भी मौजूद थे। वे दादाजी की तबीयत की जांच कर रहे थे। दादाजी की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब थी। उन्हें सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। वे रह रहकर करहा रहे थे। पूछने पर पता चला कि उन्होंने कल से खाना भी नहीं खाया है। परिवार के सभी लोग मायूस शांत खड़े थे। दादाजी कुछ बोलने की हालत में नहीं थे, लेकिन उसकी आंखों से सबके लिए प्यार साफ नजर आ रहा था। परंतु ऐसी हालत में भी गहरी लकीरों और झुर्रियों से भरे उनके चेहरे पर संतुष्टि के भाव दिखाई दे रहे थे। इतने में राज के पिताजी उनके पास आकर बैठ गए और आंसू भरे आंखों से उन्हें कहने लगे, पिताजी, राजीव को फोन लगाओ। ये वाक्य सुनते ही दादाजी की आंखों से आंसू आ गए और उनके चेहरे के संतुष्टि के भाव गायब हो गए। वे लाचार होकर थोड़ी देर तक कमरे की छत को निहारते रहे और फिर बिना कुछ बोले अपनी गर्दन को ना में हिला दिया और फिर आंसुओं से भरी अपनी आंखें बंद की तो उनके आंसू निकलकर तकिए को भिगोने लगे। दिन भर सभी लोग उनकी सेवा में लगे रहे, लेकिन रोहित को रह रहकर मन एक विचार आ रहा था कि आखिर ये राजीव कौन है जिसका जिक्र राज के पिताजी कर रहे थे। ये प्रश्न वह सोच सोच कर परेशान हो रहा था। अंकल किसके बारे में बात कर रहे थे कि उनकी बात सुनकर दादाजी इतने भावुक हो गए थे
कि उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, परंतु वह फिर भी उससे मिलना नहीं चाहते थे। शाम को जब राज उससे मिला तो वह अपने आप को रोक न पाया। रोहित ने सवालों का जवाब राज से जानना चाहा तो राज ने उसे बताया कि राजीव दादाजी का इकलौता बेटा है। यह सुनकर रोहित बहुत चक्का रह गया और फिर उसे बेचैनी और उत्सुकता भरे स्वर में पूछा, तो अंकल आप लोगों के क्या लगते हैं? राज ने बताया कि बाबा से हमारा सिर्फ इंसानियत का ही रिश्ता है, लेकिन कुछ ना होकर भी ये हमारे लिए बहुत कुछ है। वह मेरे पिताजी के शिक्षक हुआ करते थे, बड़े ही मीठा बोलने वाले व्यक्ति थे और उस समय के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध थे। मेरे पिताजी का मानना है कि आज वह जो कुछ भी है केवल उनके कारण है। पढ़ाई की फीस भरने के लिए भी पैसे नहीं होते थे मेरे पिताजी के पास, लेकिन उन्होंने बिना पैसे लिए उन्हें पढ़ाया और न केवल पढ़ाया बल्कि पढ़ने में उनकी हर संभव मदद की। दोनों दोस्तों की बातें सुनकर राज के पिताजी भी कमरे में आ गए और रोहित से कहने लगे, रोहित बेटे ये दुनिया बहुत खराब है। यहाँ सब रिश्ते मतलब के हो चुके हैं। जब तक मतलब होता इंसान की अहमियत होती है, जब मतलब खत्म हो तो रिश्ते भी खत्म। हैरानी की बात तो ये है कि इन्हें इनके इकलौते बेटे ने ही छोड़ दिया। वह बेटा जो इन्होंने भगवान से बहुत मन्नतें मांगने और बहुत वर्षों के इंतजार के बाद मिला था, वो औलाद जिसे पाल पोस कर बड़ा करके कामयाब बनाने के लिए उन्हें अपने सब कुछ न्योछावर कर दिया और उसे इतना पढ़ाया कि वह अमेरिका का बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, लेकिन पीछे रह गए उसके बूढ़े माता पिता। उसने तो वहां जाकर अमेरिका की एक लड़की से शादी कर ली और वहीं घर बसाकर वहीं का हो गया। पुश्तैनी मकान तो उसने पहले से ही बेच दिया था और अपने माता पिता को किराए के मकान में छोड़कर चला गया था। उसकी मां यह सदमा ज्यादा दिनों तक सहन नहीं कर पाई और 3 वर्ष पहले उसकी भी मौत हो गई। पिताजी अपने पिता के देहांत के बाद बिल्कुल अकेले रह गए और एक दिन मेरे पास पासपोर्ट ऑफिस में आकर मेरे पैरों में गिर गए और मुझसे विनती करने लगे कि उनका पासपोर्ट बनवा दूं ताकि वे अपने बेटे के पास विदेश जा सके। अपने आदरणीय शिक्षकों को अपने पैरों में देखकर मेरी जो हालत हुई थी मैं उसे बयान नहीं कर सकता। मैंने उन्हें उठाकर संभाला, उन्हें चाय नाश्ता दिया और उनके बेटे को फोन लगाया। राजीव ने फोन उठाया तो लेकिन ये कहकर टाल दिया कि कुछ समय बाद मैं पिताजी को ले जाऊंगा और वह समय आज तक नहीं आया। उसके बाद मैंने उन्हें अकेला नहीं छोड़ा और उन्हें अपने घर ले आया। बच्चों को भी दादाजी का प्यार मिल गया और उन्हें भी परिवार मिल गया। जब से मैं भी उन्हें पिताजी कहकर बुलाता हूं। रोहित उनकी बातें सुनकर हैरान रह गया। दुनिया के निधेय रूप में परिचय पाकर उसका हृदय अंदर तक परेशानी का दलदल में धंस रहा था। अभी वे दोनों बातचीत कर ही रहे थे कि दादाजी के कमरे से करहाने की आवाज तेज होने लगी। आवाज सुनकर किसी अनहोनी की आशंका से राज और उसके पिताजी कमरे की तरफ दौड़े। रोहित सन्न रह गया, फिर अपने आप को संभालते हुए उठा और दादाजी के कमरे में गया। देखा तो दादाजी को सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही थी। उनकी आंखें खुली की खुली थी। अंकल उनके हाथों को अपने हाथों में लिए सजल आंखों से उनकी ओर चिंतित भाव से देखने जा रहे थे।
तब तक परिवार के बाकी सदस्य उनके कमरे में पहुंच चुके थे। भैया उनके पैरों के सहलाने लगे। आंटी उनके मुंह में गंगा जल की बूंद डालने लगी। वे चाकर भी अपनी आंखें खोल नहीं पा रहे थे। उन्होंने बहुत मुश्किल से अपने दोनों हाथ जोड़कर कमरे में मौजूद सभी लोगों की तरफ लाचारी से देखा और अचानक उनके हाथ ढीले हो गए और गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। अपने सभी शारीरिक और मानसिक दुखों से मुक्त होकर वे इस निर्दयी दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए भगवान के पास चले गए। उनके पार्थिव शरीर को अंतिम विदाई देने की तैयारी की जाने लगी और पूरे साज सजावट के साथ उनके मृत शरीर को शमशान लेकर आया गया। पूरा शमशान लोगों की भीड़ से खचाखच भरा हुआ था, लेकिन हैरानी की बात तो यह थी कि इस भीड़ के एक व्यक्ति ऐसा नहीं था जिससे उनका खून का रिश्ता हो। वे लोग केवल इंसानियत की खातिर उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए आए थे। सबसे बड़ी विडंबना यह थी कि जिन लोगों से उनका खून का रिश्ता था, उन्हें तो खबर ही नहीं थी कि आज उनका कोई अपना उनसे जान से भी ज्यादा प्यार करता था इस दुनिया से चला गया। लेकिन अगर खबर होती भी तो भी शायद कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें, क्योंकि अगर फर्क पड़ता ही होता तो क्या आज ऐसी स्थिति में संसार से जाते। राज और उसके परिवार के साथ रोहित भी इस मृत बुजुर्ग के भाग्य पर आंसू बहा रहा था। उसके दुख की कोई सीमा ही नहीं थी। दिल के किसी कोने में दबी उसकी कोमल भावनाएं अचानक से उसके पत्थर हो चुके दिल को फिर से पिघलाने लगी थी। शमशान के चिता पर लेटे बूढ़े दादा के चेहरे में उसको अपने पिता का चेहरा नजर आने लगा और वह चेहरा नजर आते ही वह फूट फूट कर रोने लगा। उसे एहसास हो गया था कि क्यों उसके माता पिता उसे विदेश जाने की बात सुनकर पत्थर की तरह जड़ हो गए थे, क्यों उसके सामने गिड़गिड़ा रहे थे और हाथ जोड़कर विदेश ना जाने की फरियाद कर रहे थे। सारी विधियां पूरी हो चुकी थी, चिता को अग्नि देनी बाकी थी और यह काम राज के पिताजी द्वारा किया गया। चिता की जलती हुई अग्नि में रह रहकर उसे अपना बचपन किसी चलचित्र की तरह नजर आ रहा है। बूढ़े दादा के अंतिम विदाई के साथ ही शायद रोहित भी अपने माता पिता के प्रति कड़वाहट को अंतिम विदाई दे रहा था और उसी दौरान उसके मोबाइल की घंटी बजी। देखा तो उसके पिताजी का फोन था। अपने आप को संभालते हुए उसने कांपते हाथों से फोन उठाया। उधर से उसके पिताजी की करुण और वेदना से सराबोर आवाज आई, बेटा तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर आ चुका है। केवल एक वाक्य सुनने की देर थी कि रोहित जोर जोर से रोने लगा और कुछ ना बोल पाया। इसके ठीक 2 घंटे के बाद वह रेलवे स्टेशन पहुंच चुका था। उसका दोस्त राज उसे छोड़ने आया था। रोहित ने उसे गले लगाकर उसका शुक्रिया अदा किया और कहा कि अपने घर में रहने का मौका देकर उसने उस पर बहुत बड़ा एहसान किया, क्योंकि वहां रहकर ही उसने परिवार शब्द का मतलब समझा था। थोड़ी ही देर में ट्रेन पहुंच गई। रोहित अपने घर के लिए निकल गया। ट्रेन में बैठे बैठे रोहित गुमसुम अपने ख्याल से ही खोया रहा। तभी उसका ध्यान सामने वाली सीट पर बैठे एक छोटे बच्चे ने आकर्षित किया, जो तरह तरह की अटखेलियां कर रहा था।
उसकी माँ उसे देखकर मन ही मन हर्षा रही थी। कभी वह बच्चा भागने लगता तो उसकी माँ उसे संभालती, कभी गोद में बैठ जाता और कभी गोद से उतरता। कुछ घंटे के सफर में उसने देखा कि उसकी माँ ने एक पल भी अपना ध्यान अपने बच्चे पर से नहीं हटाया था। यह सब देखकर रोहित को अपनी माँ का निस्वार्थ प्रेम याद आ गया। रोहित अपनी भविष्य का फैसला ले चुका था और वह फैसला कर अपने हृदय पर रखे हुए बार को जैसे उसने उतार फेंका। खिड़की से बाहर झांकते उसके चेहरे पर पड़ने वाला तेज हवाएं उसके फैसले को जैसे सराहना दे रही थी। इसके साथ ही उसके दिल में अपने माता पिता के प्रति प्रेम और गहरा होता जा रहा था। वह जीवन का अर्थ तथा मूल्य को और भी अधिक गहराई से महसूस कर रहा है। कुछ देर बाद जब रोहित अपने घर के बाहर तक पहुंचा तो वहां खड़े होकर कभी गली को निहार रहा था तो कभी अपने घर को बड़े गौर से देख रहा था। लेकिन फिर सोचने लगा कि यह वही तो घर है जहां उनका बचपन बीता था, जहां आज तक वो रह रहा था, जहां बड़ा हुआ, खेला कूदा। लेकिन फिर आज इसी घर को देख उसके मन में कुछ अलग सा आकर्षण क्यों हो रहा था। उसके हृदय में भावनाओं की लहरें हिलोरे मार रही थी। उसके बाद जब उसने दरवाजे की घंटी बजाई तो अगले ही पल दरवाजा खुल गया। दरवाजे पर उसकी माँ और पिताजी खड़े थे, परंतु रोहित ने जैसे ही उनकी तरफ देखा तो उसे एहसास हुआ कि उसकी माँ पिताजी 4 दिन में ही चिंता के कारण कमजोर हो गई थी। उनकी बूढ़ी आंखों में उदासी साफ साफ नजर आ रही थी। उनको ऐसी हालत में देखकर रोहित का कलेजा मुंह को आने लगा। एकाएक उसका बैग हाथ से छूटकर नीचे गिर गया और वह अपनी माँ और पिताजी से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन उसकी माँ और पिताजी यह समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर रोहित को क्या हो गया, वह क्यों रोने लगा। फिर उसके पिताजी उसे आंसुओं को पोंछते हुए अपने जेब में उसका अपॉइंटमेंट लेटर निकालकर देने लगे। रोहित ने जब अपॉइंटमेंट लेटर को हाथ में लिया तो वह गीला था। रोहित को समझते देर न लगी कि यह लेटर किस कारण भीगा हुआ है। उसने तुरंत उस पत्र के टुकड़े कर दिए और फिर वह प्यार और रोते हुए बोला, माँ पिताजी, मैं आप दोनों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। और फिर से उनके गले लग गया। तीनों की आंखों में आंसू बहे जा रहे थे। उन्होंने एक दूसरे के आंसू पोंछे। रोहित ने अपॉइंटमेंट लेटर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। रोहित ने यहीं रहकर नौकरी कर ली। कुछ दिनों बाद रोहित के लिए रिश्ते आने लगे। उसके माता पिता ने उसके लिए लड़की देखी है। रोहित को लड़की दिखाकर शादी पक्की कर दी गई। कुछ हफ्तों बाद उसकी शादी बड़ी धूमधाम से हो गई और सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगी वॉइस को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।